एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन रिपोर्ट होता है जो कि एक बड़े से बड़े अपराध, छोटे से छोटे अपराध के लिए लिखा जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका मामला कोर्ट में जाकर रहेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। जैसे जितने भी बड़े अपराध है जिसको हम संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ कानून की समझ होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स है, धाराएं क्या होता है, ये आईपीसी, सीआरपीसी, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, हम पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि अगर राइट्स के बारे में हमें सही से समझ में आ गया तो ये पुलिस वाले जो हमें तंग करते हैं, हमें तंग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि किस आर्टिकल्स के तहत क्या हम कर सकते हैं। चलिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। 1950 में 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस टाइम पे हमारे संविधान के अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स थे, जो हमें ये बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा और सरकार के पास कौन कौन सी पावर्स है। जैसे अनुच्छेद 1 के तहत 2, 3, 4 ये सारे अनुच्छेद हैं जो हमें बताते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो संवैधानिक अनुच्छेद है, जो हमें ये बताते हैं कि किसके तहत क्या होने वाला है, यानी देश का जो सिस्टम है वो कैसा होगा और सरकार की पावर्स के बारे में बताता है। सिंपल जो हमारे देश की आर्टिकल्स है। लेकिन ये तो बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की, जो हमारे देश को सिस्टमैटिक वे में चलाने की बात करता है। लेकिन अगर देश के अंदर कभी क्राइम हो जाए तो उस क्राइम को हम कैसे डील करेंगे, क्राइम होने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा, एक इंसान को जस्टिस कैसे मिलेगा। इसलिए भारत में अलग से एक क्रिमिनल लॉ भी बनाया गया है। अब हमें यही समझना है आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है, फिर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर यूर लॉज, यानी कि आपके पास कौन कौन से कानून हैं, और यूर राइट्स, और आपके पास कौन कौन से अधिकार है जिसका इस्तेमाल करके आप जस्टिस ले सकते हो, यानी कि न्याय आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसको हम धाराओं के नाम से जानते हैं, और सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब आपको इन दोनों को ही समझना है, जिसके लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। अब टॉपिक को सही से समझना, सीधे आपको खोपड़े में डाल दूंगा। देखिए, आईपीसी जो ये बताता है कि जो क्राइम हुआ है वो किस कैटेगरी में आता है और उस कैटेगरी के अंदर आने के बाद उसको कौन सी सजा मिलने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्राइम की बात करते हैं। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया है, तो मर्डर आता है आईपीसी की धारा 302 के तहत। अगर मान लो किसी ने धोखाधड़ी करी है, चीटिंग करी है, तो आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती है। मान लो किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो उसको आईपीसी की धारा 309 लगती है। यानी कि आईपीसी क्या है, जो हमें यह बताता है कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये सजा मिलने वाली है। क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया हमारा आईपीसी 302, 420, 309। जैसे सुनते नहीं हम, इसने मर्डर किया है इसलिए इसको 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। यानी कि आपने जो भी कांड किया है, उस कांड के बदले में जो भी धाराएं आप पे लगाई जाएगी, यानी कि आपका जो कांड है, आपने जो भी घटना करी है, जो भी आपने अपराध किया है, यानी कि उस अपराध के लिए आपको क्या सजा मिलेगी, ये बताता है हमारा आईपीसी। सजा बताने वाला आईपीसी है और सजा देने वाला सीआरपीसी है। यानी कि सजा देगा कौन, यानी कि आईपीसी ने ये डिफाइन कर दिया कि आपको ये धाराएं लगी है और इस धाराएं के तहत आपको ये सजा मिलेगी। लेकिन सीआरपीसी हमें ये बताता है कि एक बार आपके ऊपर धाराएं लगा दी गई तो उसके बाद जांच कौन करेगा भाई, प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि किस प्रक्रिया के तहत आपकी पूरी जांच की जाएगी, एंड उन सभी स्टेप्स के बारे में हमें सीआरपीसी बताता है। मैं एग्जांपल देता हूं आप सभी को ताकि टॉपिक समझ में आ जाए। मान लो आप स्कूल के अंदर हो और एक स्कूल के अंदर काफ़ी सारे रूल्स होती है, तो उस रूल्स के बारे में जो हमें बताता है उसको हम आईपीसी कहते हैं। और अगर आपने वो रूल्स तोड़ दिए तो आपको सजा कौन देगा, जो इसके बारे में बताता है, उसको हम सीआरपीसी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि चीजें और आसानी से आपको समझ में आ जाए। मान लो एक स्कूल है और उसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं और उस स्कूल के अंदर ये रूल्स बना हुआ है कि भाई कोई भी ट्यूबलाइट्स नहीं तोड़ेगा, कोई बेंच नहीं तोड़ेगा, कोई पंखे टेढ़े नहीं करेगा। अब आप क्या सोच रहे हो, अरे मैं तो ऐसी हुआ करता था, बैक बेंचेस फुल दबा के हैं। यानी कि ये रूल्स बना हुआ है, कोई टीचरों का सर नहीं फोड़ेगा और टीचर मार दे तो धमकी नहीं देंगे कि बाहर मिल तू मुझे, है। यानी ये सारी चीजें नहीं करेंगे और ये रूल्स बना हुआ है। और अगर किसी ने ये सारे रूल्स तोड़ दिए तो उनको कौन सी सजा मिलेगी, ये बताता है हमें आईपीसी। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड हमें क्या बताता है, अगर हमने कोई रूल्स तोड़ा है तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, यानी किस धाराओं में आते हैं और हमें क्या सजा मिलने वाली है, ये बताता है हमें आईपीसी। पंखा तोड़ दिया तो उसके लिए कितना फाइन लगेगा, अगर हमने बेंच तोड़ दिया तो उसके लिए कितना फाइन लगेगा, अगर हमने टीचर को बाहर पीट दिया तो क्या फांसी की सजा हो जाएगी, 302 लगेगा, 308 लगेगा, ये सब हमें बताता है आईपीसी। और एक बार आईपीसी की धारा आप पे लग गई
तो अब आपकी जांच कौन करेगा? आपने जो किया है वो सही भी है या नहीं है, क्या झूठा फंसा दिया गया है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जांच करने वाला ऑफिसर किस रैंक का होगा। तो ये सभी बताने के लिए भी एक रूल्स बनाया गया देश के अंदर, और उसको कहा जाता है CRPC। समझ में आ गया आप सभी को? आई होप आपको IPC और CRPC में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लो आप ये बोतल घुमा रहे हो, तो ये तो कोई क्राइम है नहीं, लेकिन इस बोतल घुमाने के साथ ही आपसे बोतल छूट जाए और किसी के जाके मुंह पर लग जाए, उसका मुंह टूट जाए, सर फूट जाए, भाई वो तो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बताता है IPC कि आपने कौन सा अपराध किया है। सर फोड़ने का कौन सा धारा है भाई, ये हमें बताता है IPC। और जब IPC धारा लग जाती है तो अब आपकी जांच कौन करने वाला है, ये बताता है हमें CRPC। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा IPC और CRPC का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि FIR कैसे दर्ज करवाई जाती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, और इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एक रियल एग्जांपल मेरे घर के बगल में हुआ था। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या, एक गौतम नाम का लड़का था और रेंट पे रहा करता था। ये इसके ऊपर भी कुछ लोग रेंट पे रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि और कुछ छोटी सी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, और इस ऊपर वाले ने इसका सर फोड़ दिया, और सर फोड़ा इतना कि इसका बहुत सारा खून बह रहा था। इसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था। अब इसको पता चला कि भाई पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो बंदा घबरा गया। ये नहीं भाई, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो पुलिस वाला उल्टा हमें ही फंसा देंगे, पैसे ऐंठ लेंगे। तो ये जो डर है पुलिस कंप्लेन नहीं करना, FIR नहीं दर्ज करवाना, आखिर ये क्यों है? अगर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो आप ये तो नहीं कहोगे यार। और इनकी एक मेन वजह ये भी थी पुलिस में ना जाने का कि भाई मनी और पावर चाहिए पुलिस में कंप्लेन लिखवाने का, यानी कि आपकी FIR तभी दर्ज की जाएगी जब आपके पास कोई जुगाड़ हो। तो इस पूरे टॉपिक को समझाने से पहले ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दे दिया कि एक रियलिटी जो है ग्राउंड लेवल पे वो यही है कि आपके पास पैसा और पावर है तो आपकी FIR चुटकी में लिख दी जाएगी। वरना कोई गरीब इंसान है या कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो खुद ही FIR नहीं करवाते, वरना मनी और पावर बोलता है दोस्त। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे एक FIR लिखवा सकते हो अगर आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्राइम होने के बाद का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले जिसके साथ क्राइम हुआ है, इस बंदे को ये देखना है कि जिस जगह पे इसके साथ क्राइम हुआ है, अब वो चाहे कोई सा भी प्लेस हो सकता है, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है, और इसको उस पुलिस स्टेशन में जाना है। और जाते ही ये नहीं कहना कि भाई FIR दर्ज करो, कभी भी ऐसा नहीं होता। जाते ही FIR दर्ज नहीं करवाई जाती। अगर आप जाते ही ये बोलोगे कि FIR दर्ज करो तो पुलिस वाला मना कर देगा, क्योंकि पुलिस वाले पहले देखते हैं मामला गंभीर है या नहीं है। और ऐसे क्या होता है कि पुलिस वाले अगर सबकी FIR लिखने लग जाए तो एक पुलिस स्टेशन की बदनामी होती है। क्यों? क्योंकि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वाली क्या कर रही है। तो इसी बदनामी के चक्कर में भी पुलिस वाले FIR नहीं लिखते। लेकिन मामला गंभीर है तो FIR इनको लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ FIR लिखवाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जाते ही सबसे पहले कंप्लेन करना जो आपके साथ घटना हुई है, और उस कंप्लेन को रिटर्न में पुलिस के द्वारा लिख ली जाती है और आपको एक रिसीविंग दे दी जाती है। ये लीजिए भाई, हमने आपका कंप्लेन लिख लिया है। और ये चीज आपको अपने एरिया के स्टेशन में ही करना होता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसीजर में कहीं भी आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो पुलिस वाला समझ जाएगा और वहीं पे आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। झूठ बिल्कुल मत बोलना, जो ही बोलना है सच बोलना है। और 72 आवर्स के अंदर इन पूरे मामलों का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और फाइनली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR दर्ज करवाई जाती है। और FIR दर्ज होने का मतलब ये होता है कि कोर्ट में अब तक जितने भी मामले पेंडिंग हैं, उस मामलों में आपका भी एक मामला लाइन में लग चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। और अभी तक आज के इस करंट डेट में बता रहा हूँ 44 मिलियन ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चलिए हम ये जानते हैं कि FIR कोई नहीं लिखता तो क्या करे। सबसे पहले आप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यानी PCA जा सकते हो। यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट ही FIR दर्ज करवा सकते हो अगर कोई पुलिस वाला FIR लिखने से मना कर देता है। अगर आप PCA भी नहीं जाते तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के CVC के ऑफिस में जा सकते हो। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जैसे कि एक इंसान क्राइम कर दे तो पुलिस वाला देखते हैं, ऐसे कोई सरकारी अधिकारी क्राइम कर दे तो उसको CVC देखता है। तो CVC के अंदर जाके भी आप उनके अगेंस्ट में भी कंप्लेन कर सकते हो कि भाई हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा, देन आपका FIR लिख लिया जाएगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि अगर कोई भी आपका FIR नहीं लिख रहा या आप यहाँ पे नहीं जा रहे या वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, तो सिंपल क्या, अपने एक वकील हायर कीजिए और उसकी सारी घटनाओं को बताइए। और सारी घटना बताने के बाद वो सारी प्रूफ को देखेगा और उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से आपका FIR दर्ज करवा दिया जाएगा। यानी कि FIR दर्ज करवाने के और भी तरीके हैं, वो सारे तरीके आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपका FIR वकील के द्वारा कोर्ट में दर्ज करवा दिया गया,
और इसके बाद पुलिस का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास 24 घंटा होता है और इस 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों को पकड़कर इकट्ठा करना होता है जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, जो इस बंदे ने कहा है। मान लो इस बंदे ने कहा है कि भाई इसमें 3 जने हैं और उन तीनों को जाके इकट्ठा करेगा ये, भाई हाँ भाई, तो तीनों से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो 24 घंटे के अंदर ये किया जाता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस के पास ये पूरा राइट होता है कि वो किसी को भी अपने डाउट, अपने शक के आधार पर पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। पुलिस के पास टोटली राइट है ये, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास उसको नहीं रख सकते। 24 घंटे से ज़्यादा अगर उसको अपने पास रखना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसको परमिशन लेनी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से पुलिस के द्वारा इस पूरे मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 60 डेज में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको कोर्ट में पेश किया जाता है। इसको कहा जाता है चार्जशीट। अगर किसी को जेल 10 साल से ऊपर की होने वाली है तो ये 60 डेज को बढ़ाकर 90 डेज कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वाले जब मन चाहे किसी को भी उठा के लेकर आ जाए। पुलिस के पास एक अरेस्ट मेमो होता है जिसके अंदर लिखा होता है ये किसको कब उठा रहे हैं वो, एंड उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी करना होता है। अगर वो घर पे नहीं है तो घर से उठा रहे तो सभी को बताने के बाद वो उठा के लेकर आएंगे, देन इन्वेस्टिगेशन होंगे। और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान एक चीज ध्यान रखना है कि पुलिस वाले किसी को गाली नहीं दे सकते और ना ही थप्पड़ मार सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है या आपको परेशान कर रहा होता है तो आप डीआईजी के पास जाए, आप एसएचओ के पास जाए, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दे। अगर आपको ये सोचकर डर लगता है कि एक पुलिस वाले की कंप्लेन आप एक पुलिस वाले के पास ही करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप इसको स्पीड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो। उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपको थप्पड़ भी मारा है, जिसने आपको गाली भी दी है या मिसबिहेव किया है, उसके अगेंस्ट में भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। और अगर एफआईआर दर्ज हो गई एक बार उस पुलिस वाले के पास तो वो आपके आगे पीछे आपके घर के आसपास घूमता फिरेगा और आपसे माफी मांगने लग जाएगा भाई, क्योंकि आपके पास ये राइट है। क्योंकि उस पुलिस वाले को भी अपनी नौकरी से बहुत प्यार है, वो पुलिस वाले ऐसी गलती नहीं करेगा। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता होता पुलिस वाले उसी को ज़्यादा सताते हैं। आपने देखा होगा रेडी पटरी वाले, कुछ गरीब लोग, उन्हीं को तो वो गाली दे देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। उनको पता है कि क्या ही कर लेंगे हमारा ये। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। और इस पूरे प्रोसीजर में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उसका नाम होता है आईओ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो सीआरपीसी के तहत ये सारा काम वो कर रहा होता है। और सीआरपीसी के अंदर ये डिफाइन किया होता है कि इसके क्या क्या अधिकार होंगे, यानी कि ये किस रैंक का होगा और ये आईओ जो होगा ये क्या क्या काम कर सकता है। इसका पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी की धाराओं में बताया जाता है, यानी कि एक आईओ क्या करने वाला है, ये पूरा प्रोसीजर, चार्जशीट कैसे फाइल करेगा, यानी किससे किस टाइम पे क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या चाहिए होता है, ये सब कुछ एक आईओ करता है। और आईओ करता है सीआरपीसी के धाराओं के तहत। उसके पास ये पूरी राइट्स होती है, उसके पास वो सारी पावर्स होती है। तो इस तरीके से एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद मामला कोर्ट में जाता है और दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और कोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाती है तो फाइनली जस्टिस मिल ही जाना है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसने भी ये कांड किया है। फाइनली कोर्ट के द्वारा ही दोनों के लिए डिसीजन सुनाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है एफआईआर दर्ज करवाने का।